हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में जो भी आपने 2022 करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स जो हैं वो न्यूज़ में अगर देखी हों, पढ़ी हों, आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हो तो हम उनको रिवाइज करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स रही, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, तो उन पे एक बार नज़र डालेंगे और उनको इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स पे जाने से पहले अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट की बात हो तो किस तरीके से एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखे हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक आइडिया लग जाता है। जिन्होंने नहीं देखे तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2016 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन कंसिस्ट ऑफ, मतलब कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उन्होंने आपको सिंपली 4 ऑप्शंस दे दिए थे, आपको बताना था कि कितने परमानेंट है और कितने नॉन परमानेंट हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? वो था कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ऑप्शन 1 वॉज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं 5 परमानेंट मेंबर्स की, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सब मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें मालूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आ नहीं सकता दोबारा, किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर पूछा 2015 में, देखो तो एसएससी कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। कोई भी बॉडी कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के हेडक्वार्टर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो मतलब उस बॉडी के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है और कभी कभार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फॉर दैट मैटर एशियान है। अब एशियन में कितने मेंबर्स हैं, इससे इससे ज़्यादा तो पहले ये पता होना चाहिए कि एशियन की फुल फॉर्म क्या है। सार्क है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बिम्स्टेक है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको। अब मैं बात करूँ नाटो, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये कंप्लीट नेम्स भी आपको पता होने चाहिए और सबके बारे में, उनका जो भी मेंबर्स, कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं, कौन कौन सी हैं, कब बनी, कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर्स, तो सब कुछ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। 2020 में पूछा गया कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो कि सार्क एसोसिएशन की मेंबर नहीं है। ये एक कीवर्ड है यहाँ पर। अभी जब मैं बात कर रही थी, अभी 2 सेकंड पहले, यही तो कह रही थी कि आपको हर इस एसोसिएशन में उसकी मेंबर नेशंस, मेंबर कंट्रीज पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना। करेक्ट, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। फिर 2017 में एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच कंट्री रिलीज्ड एशियन सेंचुरी वाइट पेपर विद एन एम टू एक्सटेंड एंड स्ट्रेंथन इट लिंक्स विद एशिया। तो कि देखो, कोई एग्रीमेंट अगर 2 देशों के बीच में साइन हुआ है, उसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो जो 2 कंट्रीज के बीच में वो एग्रीमेंट साइन हुआ, कोई डिक्लेरेशन हुई, इतना बेयर मिनिमम है जानना कि वो डिक्लेरेशन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई। ठीक है, चाहे आप इन डेप्थ एनालिसिस उसकी नहीं करो, लेकिन अगर वो आ गया कि ये एक एग्रीमेंट है, इसमें इंडिया इंक्लूडेड है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको वो फिर पता होना चाहिए उसके बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर कोई भी एग्रीमेंट, कोई पेपर, कोई डिक्लेरेशन कोई कंट्री लेकर आ रही है जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, तो वो जस्ट आप इतना भी जान लो कि कौन सी कंट्री उससे एसोसिएटेड है, और ये डिक्लेरेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैटर कि किस लिए, थोड़ा सा तो इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिक्लेरेशन इंडिया के साथ हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें बात करूँ तो इसका सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2। ये रिलीज किया गया कौन सी कंट्री के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ चाइना ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 8 ऑफ दिसंबर 2017।
तो वही है कि अगर चाइना ने कुछ साइन किया, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि 2 पार्टीज इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी, तो बस वो पता हो कि दूसरी पार्टी कौन सी है। यही मेरा कहने का मतलब था कि इतनी बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो जो कंट्री है जिसके साथ चाइना ने साइन किया है एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो थी मालदीव्स, ऑप्शन 4। एक अंदाज़ा लगा है, एक आइडिया लगा है, एक समझ आई है, एक ओरिएंटेशन मिला होगा, एक फ्रेमवर्क कि किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस बेसिस पे अब जो भी बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस और जो कमिटमेंट्स हुई न्यूज़ में रही, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्वेश्चन यहाँ है, Asian Foreign Ministers meeting was established in accordance with which declaration? तो चलो मैं आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 सेकंड देती हूँ, जिसमें से मैं चलो ये बता देती हूँ कि ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। सियोल या बैंकॉक, ये 2 डेक्लेरेशंस हैं। 50-50 पे आ गया है सवाल, बहुत इजी हो जाना चाहिए आपके लिए कि एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद which declaration? The name of the declaration is Bangkok Declaration. Option A is the correct answer. तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा एशियान के बारे में जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से आपने देख लिया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसको एशियन डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये साइन हुई थी बैंकॉक में। कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट याद में रख लेना, 1967, 8 अगस्त। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इस एसोसिएशन के, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, इसके मेंबर्स हैं, वो कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि बात यही करती है कि कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करती है, स्ट्रैटेजिक फ्यूचर, आपके एक्सटर्नल रिलेशंस, उनको रिव्यू करना, उसको डिस्कस करना। तो इस तरीके की एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्रेटरीट कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता। याद में रखना है आपको। इसके फाउंडिंग मेंबर्स, देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि इसमें मेंबर नेशंस कौन से हैं या इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर्स के जो नेम है वो ध्यान में रख लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके मेंबर नेशंस की, तो वो ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये 10 हैं और 10 के 10 आपको याद में रखने हैं। 10 आउट ऑफ 10 वाला केस होता है, आप एक भी नहीं भूल सकते। ये इसके मेंबर नेशंस हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है वो अलग से हो गया, डेट वो भी मैंने आपको बता दी, 8 अगस्त 1967। ठीक है, सेक्रेटरीट इंडोनेशिया, जकार्ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिनके बारे में आपको जानना ही रहेगा, याद करना ही पड़ेगा। अगला चलते हैं, एज अ पार्ट ऑफ द मैड्रिड सबमिट डिक्लेरेशन, इनमें से वो कौन सी कंट्रीज हैं दैट वर ऑफिशियली इनवाइटेड टू बिकम नेटो मेंबर्स। तो एज अ पार्ट ऑफ मैड्रिड सबमिट डिक्लेरेशन वो कौन सी कंट्रीज हैं 2 जिनको ऑफिशियली इनवाइट किया गया था टू बिकम दी नेटो मेंबर्स। नेटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब आई थी ये? 1949 में, जो कि अमेरिका, कनाडा और जो दूसरी ऐसी कंट्रीज रही, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने ये आप बोल सकते हो इस एक ऐसा गठबंधन जिसको बनाया, किस लिए बनाया? सोवियत यूनियन। अगर आपने थोड़ी सी वर्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, मतलब एक होता है ना सामूहिक सुरक्षा, तो अगर आप उसके मेंबर हो तो इट वाज अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ताकि आप बाकी जो इसके मेंबर नेशन होंगे उनको आप प्रोटेक्शन देंगे, है ना। सो मैं इसमें अभी डीप में नहीं जाऊंगी। पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन से पे आऊं, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन जो कंट्रीज ऑफिशियली इन्वाइट करी गई टू बिकम द नेटो मेंबर्स वो थी स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, देखो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसमें ये नेटो का क्या रोल है, ये सारा वॉर किसके लिए था, क्यों चला ये वॉर, है ना। तो तब भी नेटो न्यूज़ में रहा है, तो आपको ये बेसिक सा है कि इसके बारे में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, आपको इसका एटलीस्ट फुल फॉर्म तो पता हो। तो इस डिक्लेरेशन के हिसाब से, मैं अभी मैड्रिड सबमिट डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ, फिनलैंड और स्वीडन वर ऑफिशियली इन्वाइटेड
टू बिकम द मेंबर्स ऑफ नेटो। ये बेसिकली 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ, और अगर ये नेटो मेंबर्स बन जाते हैं सो दे विल बी कवर अंडर द आर्टिकल 5 ऑफ द डिफेंस क्लॉज, जिसके अंदर वो यूएस न्यूक्लियर प्रोटेक्शन जो है दे विल बी इन इट। ठीक है, नाटो की बात करूं तो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये एक मिलिट्री अलायंस इस्टेब्लिश किया गया था, डेट यही है 1949, सो एज टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी टू द मेंबर्स अगेंस्ट सोवियत यूनियन। ठीक है, इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं करंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में, अभी आपने देखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। तो इसीलिए अब देखो ऑप्शन में क्या पता वॉशिंगटन ट्रीटी हो, राइट, तो इसीलिए याद में रखना सारी बातें। अच्छा, अगला है कैर्बिस बे डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड एक सवाल कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिक्लेरेशन, जो कि G7 कंट्रीज ने साइन किया था। चलिए, तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये जो डिक्लेरेशन है ये साइन किया गया बाय G7 कंट्रीज। पर्पस इसका क्या था, इसका पर्पस था टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स। अभी जैसे कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, ये पैंडेमिक को एंड किया, तो यहाँ पर G7 कंट्रीज ने साइन किया ये डिक्लेरेशन ताकि ऐसे फ्यूचर पैंडेमिक्स को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, दे वर कमिटेड कि हाउ दे विल नाउ कॉम्बैट एंड एंड दिस पैंडेमिक इन 2022। ग्लोबली हेल्थ सिस्टम को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और न्यू हेल्थ सिस्टम, न्यू हेल्थ सर्विलियंस सिस्टम, उसकी नीड, उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करना, मॉनिटर करना। ये जो फ्यूचर डिसीजेज हो रही हैं तो इनको आप कैसे मॉनिटर करेंगे। और ऑब्वियसली वैक्सीन्स के टाइम, कोविड की बात करूँ तो यहाँ पर टू मेक दोज टेस्ट अवेलेबल, वैक्सीन्स, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवाना, तो ये सब इस डिक्लेरेशन का पार्ट रहा है। कंट्रीज कौन सी एसोसिएटेड रही, G7 कंट्रीज ने ये साइन किया था। हम बिना G7 के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ज़रूर कवर कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है छोटी सी भी वो रहे नहीं, एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से थिंग्स आर कंसर्न। तो ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ इसमें इंक्लूड हो रही हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कब बनी, 1975 में। ठीक है, तो ये जो है एनुअली यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं। दिस ब्लॉक मीट्स, जो भी इश्यूज हैं ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, जैसे गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई, तो उसके बारे में इन इश्यूज पे डिस्कशन किया जाता है। इट्स कंट्रीज जो हैं वो है UK, US, कनाडा, फ्रांस एंड जर्मनी, इटली, जापान। आप कोई भी निमोनिक बनाएं बट याद ज़रूर करें जो G7 कंट्रीज़ हैं। तो प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2022 किसने होल्ड करी, जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और 4 ऑप्शन देते जाएंगी कि होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2022, द नेम इज जर्मनी। कब बनी, 1975 में। और मेंबर नेशंस आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। When was the Rio Declaration on Environment and Development adopted? पढ़ा होगा ना आपने अर्थ समिट, उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि रायो डिक्लेरेशन जो है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये कब अडॉप्ट किया था, कौन से साल में, 1992 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब देयर वाज कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आप इनफॉर्मली अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, 1992 में ये फिर डिक्लेरेशन आई ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर कितने प्रिंसिपल्स हैं, 27 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बात करते हैं, अब अपने को शिफ्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि आपके जो फ्यूचर जो जनरेशन है उनकी भी नीड्स होंगी, उनके लिए भी कुछ बचा कर रखो, है ना। अब यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो कि बच्चे जो हैं, अब अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी इसके साथ भी, कि आप यूथ को भी एनरोल करें, चिल्ड्रंस को भी, दे शुड बी अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, राइट। तो हाउ मेनी कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट, एज फार एज दिस इज कंसर्न, 175। तो एक ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो कि एक तरीके का है फॉर अ ग्लोबल एक्शन ऑन एनवायरनमेंट एंड या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है लिस्बन डिक्लेरेशन से, किस पे है, ओशन कंजर्वेशन पे। क्वेश्चन में ही है, मतलब क्वेश्चन के अंदर है।
कितने खुशकिस्मत हो आप, क्वेश्चन में ही आधी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। द मेंबर कंट्रीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द लिस्बन डिक्लेरेशन ऑन ओशन कंजर्वेशन। देखो क्वेश्चन अभी मैंने बताया ना, यही तो प्रीवियस क्वेश्चन था, मतलब ये नहीं था बट इसी तरीके से था। मैंने यही बोला था कि या तो आपके पास आ जाएगा कि इनमें से वो डेक्लेरेशन जो है, ये डेक्लेरेशन ये किसके किसको पर्पस जो है इसका क्या है, क्या एम है इसका, तो चार ऑप्शंस आ जाएंगे, ओशन की कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, XYZ, चार ऑप्शंस आ जाएंगे। या क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा कि ये जो डिक्लेरेशन है इसमें वो जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, कौन सी मेंबर कंट्रीज ने ये अडॉप्ट करी है, फिर आपके पास चार मेंबर कंट्रीज आ जाएंगी। तो यही है सारा खेल। द मेंबर कंट्रीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड दिस डिक्लेरेशन, जो कि है ऑन ओशन कंजर्वेशन, वो एसोसिएशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस डिक्लेरेशन की, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 1 जुलाई 2022 बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज। किस लिए? ओशन कंजर्वेशन की बात होती है यहाँ पर, कोस्टल कम्युनिटीज़ को कंजर्व करने की बात करी जाती है यहाँ पर, जो इतना पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसको अब ध्यान रखना, ओशंस को कंजर्व करना। और जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, आइसलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, राइट। कैसे आप मेराइन पोल्यूशन को कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ये भी ये कवर करता है। आप कैसे फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस लेकर आओ और उसको प्रमोट करें। और SDG 14 क्या बात करता है? SDG 14 बात करता है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, द सी, द मेराइन रिसोर्सेस। ठीक है, तो उसको अचीव करना है, ये एम है। तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए अब इनडायरेक्टली कि SDG 14 क्या है, या इनमें से वो कौन सा SDG है जो बात करता है फॉर ओशंस एंड सीज टू यूज देम सस्टेनेबली, टू कंजर्व देम, तो अब पता चल गया है ना। तो बस यही है सारा कुछ। अगला क्वेश्चन, विच international event witnessed the adoption of the Declaration on Children, Youth and Climate Change? तो वो कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है that witnessed the adoption of Declaration on Children, Youth and Climate Change? बताओ। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी? 25। तो COP25 वो इंटरनेशनल इवेंट है जहां पर इस डिक्लेरेशन की बात करी गई थी। ये कहाँ हुई? स्पेन में, मैड्रिड। क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल डिक्लेरेशन जो है, ये पहली ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो एम करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लाइमेट पॉलिसीज और एक्शंस हैं वो यूथ सेंट्रिक हो, वो इंक्लूसिव हो, चाइल्ड एंड यूथ सेंट्रिक हो। ठीक है, तो बात ये है कि जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वहाँ पर आप ये इंश्योर करें कि, अब बात ये है कि बच्चे को भी पता हो, वो भी अवेयर हो और ऐसी क्लाइमेट पॉलिसीज और एक्शंस हो। ठीक है, तो दिस डिक्लेरेशन का जो कंसिडरेशन है वो है यूथ एंड चिल्ड्रंस राइट, एंड उसी के साथ लिंक करते हुए देयर पर्सपेक्टिव एंड अ पर्सपेक्टिव इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। आप कैसे उनको भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, कैसे वो एक रोल प्ले कर सकते हैं एज फार एज दी एक्शंस आर कंसर्न, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, चलिए अगला है ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन, जो कि है किस पे? क्वेश्चन नहीं बता दिया है, ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। ठीक है, इस पे है ये डिक्लेरेशन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इसका एम है टू रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन बाय, क्या टारगेट है इसका? ये जो हम ये लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं, इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अब वापस से इसको सबको ठीक करना है, फॉरेस्ट इश्यूज जो हैं, तो एमिंग टू रिवर्स दिस लैंड डिग्रेडेशन बाय 2025, नहीं गलत है, 2027 गलत है, 2030 करेक्ट। सो 2030 इज द राइट आंसर। ये वो टारगेट ईयर सेट किया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखो ये जो ग्लासगो डिक्लेरेशन थी ना, ये इनिशिएट करी गई थी बाय यूके, और इसकी स्टोरी ऐसी है कि इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि नहीं, मतलब उनको एक इशू रहा इस एग्रीमेंट में। देखो ऑब्वियसली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि
हम भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि ये डिक्लेरेशन में इंडिया को एक ऑब्जेक्शन था। इस डिक्लेरेशन में बात यही हुई है कि ये जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, अब इसको ठीक करना है एंड वी नीड टू रिवर्स इट बैक बाय 2030। ये बात थी। साथ साथ इस डिक्लेरेशन में, इस डिक्लेरेशन को कंप्लीट पढ़ना, वहां पर एक ये वर्ड था ट्रेड। ट्रेड को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक किया हुआ था। इंडिया को यहाँ पर ऑब्जेक्शन था। इंडिया कहता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तो मतलब वी आर ऑन दैट पाथ, है ना, इतना पॉल्यूशन तो हमने किया भी नहीं है, और आप डेवलप्ड कंट्रीज हो। तो यहाँ पर इंडिया ये कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रेड के चक्कर में ये मतलब पेड़ बिल्कुल कट ही नहीं करना है एक भी, तो ये भी तो सोचो कि वी आर अभी डेवलपिंग कंट्रीज, वी हैव टू ग्रो। तो इंडिया तो बोलता है कि इसकी जगह पर, मतलब हम लोग तो ऐसे करते हैं कि अगर मतलब एक पेड़ अगर कट हुआ है तो हम 4 और लगाएंगे, उसकी जगह 5 और लगाएंगे, 7 और लगाएंगे, आउटस्कर्ट्स पे लगाया, बाहर लगाया। लेकिन आप कहो कि बिल्कुल पेड़ नहीं कट करो, और वो ट्रेड जैसा इम्पैक्ट अगर इसमें, अगर आप वो पॉइंट लेकर आ रहे हो, अगर आप ट्रेड को लिंक करोगे टू द क्लाइमेट चेंज, तो ये इंडिया को एक ऑब्जेक्शन था, बीइंग कि डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो। सो यहाँ पर ये एक पॉइंट था जो आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसकी अब, तो इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया वो है 127 कंट्रीज, ठीक है। तो ये कौन से उसमें हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थी 26 COP, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुई, तो वहां पर बेसिकली ये हुई थी, तो आपको याद रखना है। और हाँ, ये नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट है, मतलब यू आर सिग्नेटरी टू इट, आपने साइन किया है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। अगर कल को आप नहीं फुलफिल कर रहे तो ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट मिलेगी, कोई सैंक्शंस लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। एंड द डिक्लेरेशन बेसिकली हैज ओवर 105 सिग्नेटरीज, जिसमें यूके है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। जो सिग्नेटरीज हैं इसके, दे अकाउंट फॉर 85% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड 90% ऑफ द ग्लोबल ट्री कवर, ठीक है। तो ये एक जनरल था, और इसके साथ साथ जो इसके पीछे की स्टोरी भी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे चलते हैं किगाली डिक्लेरेशन पे ऑन एनटीडीज, जिसका एम है टू एंड विच डिसीज बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड इनमें से वो कौन सी डिसीज है जो कि किगाली डिक्लेरेशन बात करता है टू एंड? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कौन सी? मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया या लेप्रोसी? सारे नाम पढ़ दिए। मलेरिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी गई बाय द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जिसका ये कमिटमेंट है कि अपने को मलेरिया जो है उसको एंड करना है बाय 2030। मतलब प्रेजेंटली अगर बात करूँ तो 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास अभी सर्विसेज हैं ही नहीं, वो एक्सेस सर्विसेज नहीं कर सकते हैं टू ट्रीट मलेरिया, टू डिटेक्ट मलेरिया, टू प्रिवेंट मलेरिया, ये कंडीशन है अभी, ठीक है। तो ये कंट्रीज बेसिकली किगाली जो डिक्लेरेशन है ये है ऑन दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, जिसको अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द किगाली समिट, जहाँ पर बात करी जाती है। हाँ, और ये समिट हुई कहाँ पर, तो ये भी मीटिंग जो हुई वो रवांडा के अंदर हुई थी, तो वो भी याद में रख लेना, पूछा जाए तो, ठीक है। टारगेट ईयर याद में रख लिया 2030। चलिए अगला है जेरूसलम डिक्लेरेशन। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली साइन करी है डिक्लेरेशन इजराइल के साथ, सो एज टू एस्टेब्लिश द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन करी जेरूसलम डिक्लेरेशन, किसके साथ? इसराइल के साथ। किस लिए? ताकि आप अपने जो बायलेटरल टाइज हैं दोनों देशों के वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, एंड इसराइल पैलेस्टीनियन का जो इशू है, तो दोनों कंट्रीज जो हैं या दे आर कमिटेड टुवर्ड्स पीस, जो इन दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है कि यूएस और इसराइल का ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जॉइंट डिक्लेरेशन है। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो कि सिग्नेटरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट? चलो अब बताओ। यहाँ पर बात करते हैं एक ओपन इंटरनेट की, एक सिंगल ओपन इंटरनेट की बात करी जाती है, रिलायबल इंटरऑपरेबल इंटरनेट की बात करी जाती है, जहाँ पर ग्लोबल इंटरनेट आप बोल सकते हो, एंड सो एज टू फोस्टर competition, a positive competition also.
ठीक है, एंड प्रिवेसी को भी रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल राइट्स, मतलब इस डिक्लेरेशन के अंदर ऐसा बोला गया कि ये विटनेस करा जा रहा है कि देयर इज डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बार मतलब कहीं इस पर किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसको रिप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर भी बात करी गई। तो जो कंट्री है दैट इज नॉट सिग्नेटरी फॉर दिस डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट इज इंडिया, ऑप्शन सी। यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ 60 अदर कंट्रीज हैं दैट हैव कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, जो कि एक कमिटमेंट है टू हैव अ सिंगल ग्लोबल इंटरनेट। ठीक है, तो जो सिग्नेटरीज हैं वो आप याद कर सकते हो, जिसमें कनाडा, जापान, ईयू, यूक्रेन, यूके, तो ये बेसिकली कुछ कंट्रीज जो सिग्नेटरीज हैं, कुछ सिग्नेटरीज नहीं है। इंडिया, रशिया, चाइना ये सिग्नेटरीज नहीं है फॉर दिस डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ द कुनमिंग डिक्लेरेशन दैट वाज अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2021? चलिए बताइए। तो ये डेक्लेरेशन जो है, अभी हमने यही तो कहा था, कोई भी डेक्लेरेशन हो उसका वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये डेक्लेरेशन जो है वाज अडॉप्टेड इन द मीटिंग दैट वाज COP15। ठीक है, तो इट वॉज अडॉप्टेड बाय ओवर 100 कंट्रीज, जहाँ पर ये बात करी जाती है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं है जब आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कोई पॉलिसी बना रहे हो और कोई भी डिसीजन लेते समय कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन या बायोडाइवर्सिटी के बारे में बाद में सोचेंगे, ये सेकेंडरी मैटर हो, नहीं, ये आपका मेन स्ट्रीम होना चाहिए। एम्फेसाइज करती है डिक्लेरेशन बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पे। पोस्ट पैंडमिक ये इंश्योर करना कि आपके क्या प्लान्स हैं टू कंट्रीब्यूट, ताकि आप रिकवरी कर सको वापस से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इंश्योर करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये थी ये डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आपका ये जो सेशन है वो ख़त्म होता है। मैंने इस सेशन को बहुत ही इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करी है, जहाँ पर डिक्लेरेशन कब साइन हुई, कब अडॉप्ट हुई, क्या ईयर, क्या पर्पस, और उसके पीछे की कहीं बार अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात रही है उसको डिस्कस करते टाइम एज फार एज फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है वो भी शेयर कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर उस डिक्लेरेशन के साथ कोई एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है, वो कब बनी, उसके मेंबर कंट्रीज साइन कब हुई, क्या पर्पस है उसका, और उसका हेड क्वार्टर, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपने देखे हैं कि पूछे जा चुके हैं। तो ये सब कवर किया है। इसको लाइक ज़रूर करना है अब आपको, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन, आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।